दोस्तों, ग्लोबल फ्रीज नॉवल के न्यू चैप्टर्स हमारे चैनल पर डेली 10 PM पर अपलोड होंगे। बस आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मुझे पता है आप इसे पूरा जरूर कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चूखे की एक बात ने ली गुआंगशियाओ का चेहरा लाल कर दिया, जैसे किसी ने एक बड़ी घंटी बजाकर उसे होश में ला दिया हो। ऐसे समय में अब और अपना प्राइवेट फायदा सोचने का वक्त नहीं था, वरना पूरे ह्वाक्सू देश की बड़ी योजना पर असर पड़ सकता था। वो काफी देर चुप रहा, फिर आखिर में हाथ हिलाकर जूके से बोला, शायद तुम सही कह रही हो। अगर ऐसा है तो तुम ये बात क्योस को बता दो और उसकी राय पूछ लो। याद रखना, अभी बाकी बड़े रीजन्स को मत बताना। उसने ये बात एक्स्ट्रा जोर देकर दोहराई, क्योंकि अगर सिर्फ केओस इस काम में शामिल हुआ तो बाकी रीजन्स आएं या ना आएं, नतीजे पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। कम से कम इससे उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज आ सकते हैं। इस तरफ जंग यी अभी अभी अपनी मेडिटेशन पूरी करके बाहर निकला था। लिंग भले ही अब सिर्फ एक बॉडी थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जंग यी को बहुत इंस्पायर कर गया था। असल में जंग यी और पढ़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन गेस्ट आ गए तो उसे बीच में रोकना पड़ा। हाँ, दूर से दोस्त आए थे, वो भी पश्चिम से। उस दिन एक बहुत ही यूनिक गोल्ड स्पेसशिप ब्लिजर्ड सिटी के बाहर आई और साफ साफ नाम लेकर केओस से मिलने की डिमांड की। इस स्पेसशिप में थे सफेद लैब्राडोर ब्रायन और उसका मालिक प्रोफेसर डा विंची। ये है ब्लिजर्ड सिटी, काफी शानदार लग रही है, एक आयरन फोर्ट्रेस जैसी। ब्रायन ने ऊंची सिटी वॉल को देखते हुए कहा, ह्वाक्सू के लोग हमेशा से ही ऊंची दीवारें बनाने में माहिर रहे हैं। बर्फ, ये तो बस दिखावे का कंस्ट्रक्शन है। आजकल असली युद्ध का फैसला टॉप लेवल अलग किस्म के लोगों से होता है। ये वॉल सिर्फ लो लेवल फाइटर्स और मैकेनिकल आर्मी को रोक सकती हैं। जैसे ही दोनों पहुंचे, उन्होंने तुरंत जंग यी से कांटेक्ट किया। ये दोनों उसी के इनवाइट पर आए थे। जंग यी ब्लिजर्ड सिटी के साउथ ईस्ट हिस्से में था। बस कुछ स्पेस जंप्स में वो वहां पहुंच गया। ये पहली बार था जब उसने प्रोफेसर डा विंची को देखा। जंग यी उसे बहुत सीरियस ले रहा था, क्योंकि ये आदमी एक डॉग को हाई लेवल बिशप डॉग बना चुका था। खुद इसकी ताकत क्या होगी सोचना मुश्किल था। जंग यी के आते ही वो गोल्ड ट्रांसपेरेंट स्पेसशिप से उतरे। ऊपर का हिस्सा एक डोम की तरह था, जिसमें साफ दिख रहा था एक आदमी और एक डॉग। प्रोफेसर डा विंची ने व्हाइट कोट पहना था, अंदर ग्रीन वुल स्वेटर, जिस पर कुछ गंदगी थी, पता नहीं वॉमिट या कुछ और। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें मरी हुई मछली जैसी, और ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं था। ब्रायन पहले आया और मुस्कुराकर बोला, हाय ब्रो, बहुत दिन हो गए, कैसे हो? ठीक हूं, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं। और तुम? मैं अच्छा हूं, बस कभी कभी लोनली फील करता हूं। हे। वैसे तुमने कहा था मेरे लिए एक छोटा गिफ्ट है, वो। ब्रायन ने दोनों पंजों से उंगलियां छूते हुए शर्मीला अंदाज दिखाया। जंग यी हंसकर बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा सामान रेडी है। प्रोफेसर डा विंची ने ब्रायन की यह हरकत देखी और चिढ़कर कहा, बस करो ब्रायन, जरा हटो। फिर वो सीधे जंग यी के पास आया। हेलो, मैं जॉर्ज डा विंची हूं, साइंटिस्ट। हाइसी, सुना है तुम अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से लड़ने वाले हो, तो मैं हेल्प करने आया हूं। लेकिन हेल्प फ्री में नहीं होती। मुझे रिसर्च के लिए बहुत सारे लिजर्डमैन के डेड बॉडीज चाहिए, और उनकी हिस्ट्री भी मुझे चाहिए। वॉर के बाद तुमको इसका पेमेंट करना होगा। जंग यी ने हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, यह तो ऑब्वियस है, हेल्प के बदले मैं अपने दोस्तों को रिवॉर्ड देता हूं। हाँ, लेकिन एक बात माफ करना, अभी हम डिफेंसिव साइड पर हैं, तो एक्शन प्लान फाइनल नहीं है। लड़ना है या पूरे हुआक्सू को हाई स्नोई प्लेटो पर शिफ्ट करना है, ये फिक्स नहीं। असल में उलुआन एम्पायर से वॉर का प्लान टॉप सीक्रेट था, तो वो उन्हें नहीं बता सकता था। पहले उसे देखना था कि ये लोग भरोसेमंद हैं या नहीं। दा विंची ने सुनकर अपनी डेड फिश आईज सिकोड़ ली। ठीक है, पता है तुम मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे मालूम है तुम लड़ोगे। ह्वाक्सू और उलुआन एम्पायर में सिर्फ एक सिविलाइजेशन रह सकता है, कोई चॉइस नहीं है। जंग यी ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन दिया। हम भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हैं। वो उन्हें सिटी के अंदर ले गया, लेकिन टियानहाई फोर्ट्रेस की तरफ नहीं, क्योंकि वहां युद्ध की तैयारी चल रही थी। सीधे उस विला में ले गया जो पहले से उनके लिए रेडी थी। डा विंची ने रिमोट निकाला, एक बटन दबाया और स्पेसशिप छोटी होकर उसकी हथेली में आ गई। फिर उसने उसे रिमोट के पीछे छुपा दिया। जंग यी ने मन में सोचा, स्पेस टाइप एबिलिटी। विला पहुंचकर
जांग यी ने कॉफी सर्व की और सीधा पूछा। ब्रायन ने कहा कि वो टोंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो 4 नाइट्स में से कौन? ब्रायन ने चेस्ट बाहर निकालकर और पॉ छाती पर रखकर गर्व से कहा, मैं हूं बेनेवोलेंस नाइट, ब्रायन ग्रिफिन। जांग यी ने हंसकर कहा, डॉग की बेनेवोलेंस, इंटरेस्टिंग। ब्रायन बोला, डॉग की मोरालिटी इंसानों से बेहतर होती है। खैर, मेरे लिए वो 2 ब्यूटीफुल लेडीज कहाँ हैं? यहां या यहां? वो इधर उधर सर्च करने लगा। के बाद में ये टॉपिक लेंगे। जांग यी ने खांसा। दाविंची चिढ़कर बोला, पता है मुझे किस बात का पछतावा है? कि मैंने तुम्हारा न्यूटर सर्जरी नहीं करवाया। ब्रायन बोला, अरे बूढ़े, इंसान बनो जरा। दाविंची ने पलटकर कहा, अब तुम इंसान से ज्यादा इंसान हो। जांग यी ने उनकी लड़ाई रोककर हंसते हुए पूछा, तो इस बार तुम दोनों का कांटेक्ट कोलंबिया के हाई लेवल ऑर्डर्स के तहत है? वो मुस्कुराया, लेकिन आंखों में प्रोबिंग लुक था। दोनों के फेस एक्सप्रेशंस ध्यान से देख रहा था। दा विंची ने भी आंखें सिकोड़ लीं। तुम सोच रहे हो मैं कोलंबिया का स्पाई हूं, है ना? जांग यी हल्के से मुस्कुराया। हे मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूं, लेकिन तुम कोलंबिया के हो और नेचुरल साइंस एसोसिएशन के लिए काम भी करते हो, तो ये शक आना नॉर्मल है। वो बातें घुमाने वाला नहीं था, सीधा बोल दिया। असल में उसने इन्हें यहां बुलाया 2 कारणों से। पहला कारण, अगर ये कोलंबिया की तरफ से आए हैं तो इसका मतलब कोलंबिया को शक हो गया है कि हुआक्सू एम्पायर शायद उलुआन एम्पायर से लड़ाई करने वाला है। ऐसी स्थिति में जांग यी को सावधान रहना होगा कि कोलंबिया इस मौके पर कोई ऐसा काम न करे जो हुआक्सू के खिलाफ हो। अगर ऐसा हुआ तो हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हुआक्सू के पास ताकत नहीं कि वो एक साथ 2 बड़े सिविलाइजेशंस का सामना कर सके। फिर उसे पूरी योजना बदलनी पड़ेगी। शायद उलुआन एम्पायर से टकराव कुछ साल टाल दे और पहले डेवलपमेंट पर ध्यान दे, फिर बदला ले। दूसरा कारण, अगर प्रोफेसर डा विंची और ब्रायन टोंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनकर आए हैं तो ये कहीं बेहतर है। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद है, हुआक्सू में भी जरूर है, बस जांग यी उनसे मिला नहीं। इस ग्रुप के लोग सिर्फ अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए काम करते हैं, किसी देश के लिए नहीं, और वो एक्टिवली नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन से लड़ते हैं। डा विंची ने अपनी डेड फिश आइज से जांग यी को देखते हुए साफ कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, मैं असल में रोमन हूं, बस कोलंबिया की ग्रीन कार्ड रखता हूं। मैं उनके लिए काम करता हूं, लेकिन सिर्फ रिसर्च रिसोर्सेज लेने के लिए। ये बार भी मैं उसी मकसद से आया हूं, तो मुझे कोलंबिया के हाई लेवल का डॉग मत समझो, ये मेरी इंसल्ट है। भौं, ब्रायन ने उसे घूरते हुए कहा, डॉग होने में क्या बुराई है? ये तो डॉग के खिलाफ रेसिज्म है। जांग यी ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मौजूदा हालात पर तुम्हारा क्या सजेशन है? वो देखना चाहता था कि सामने वाला कैसा सोच रहा है। दा विंची जैसे पहले से प्रिपेयर्ड था। उसने अपनी पॉकेट से शराब की बोतल निकाली, एक लंबा घूंट पिया, HIC की आवाज निकाली और फिर तेजी से बोलने लगा। अभी हुआक्सू एम्पायर के पास ताकत नहीं कि वो उलुआन एम्पायर को हरा सके। टॉप लेवल फाइटर्स में बहुत फर्क है, लेकिन सच कहूं तो वो भी तुम्हें पूरी तरह हरा नहीं सकते। देखो, यही वजह है कि वो लोग सिर्फ मौसम का इस्तेमाल करके सुनामी से हमला करने की हिम्मत करते हैं। इस दुनिया के रूल्स की वजह से वो काला लड़का, ब्लैक वन, ज्यादा देर बाहर लड़ नहीं सकता। उसे तुम्हारे अंडरग्राउंड एंशिएंट सिविलाइजेशन से डर है, और तुम्हारी मौजूदा पावर के साथ भले ही तुम अंडरवर्ल्ड गेटकीपर को हरा ना सको, अगर तुम सिर्फ भागने पर ध्यान दो तो वो भी तुम्हें किल नहीं कर पाएगा। दोनों शक्तियों में टॉप लेवल फाइटर्स एक दूसरे को रोकते हैं, लेकिन किसी के पास हिम्मत और ताकत नहीं कि सामने वाले को पूरी तरह खत्म कर दे। तो लड़ाई बस छोटी छोटी होगी, धमकी के लिए। उसने फिर एक बड़ा घूंट पिया। लेकिन मेरे पास उलुआन एम्पायर के अंदरूनी हालात की कोई जानकारी नहीं है, तो मेरी राय है पहले उनका हाल पता करो, फिर प्लान बनाओ। फिलहाल बस डिफेंस स्ट्रांग रखो। वो अचानक जांग यी को घूरने लगा। ये सब मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता, वरना तुम्हारे जैसे आदमी का फॉग वैली पर जाकर उन्हें प्रोवोक करना पॉसिबल नहीं था। तुम हमें अभी ट्रस्ट नहीं करते, ये मैं समझता हूं, लेकिन मैं वही कहूंगा, अगर तुम उलुआन एम्पायर के खिलाफ कुछ करने जा रहे हो तो मुझे साथ रखना, क्योंकि मैंने कभी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में डीप जाकर एक्सप्लोरेशन नहीं की। जांग यी ने भौं उठाई। ये आदमी भी सब नहीं बता रहा। अगर टोंग ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें भेजा है तो जरूर उन्हें भी फायदा होगा। वो बोला,
तुम्हारे कोलंबिया में खुद अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन नहीं है क्या, जैसे 51 एबिस या डॉर्सी टेस्टिंग साइट? दा विंची का चेहरा बिगड़ गया। मत पूछो, वो लोग मुझे लैब में कैद रखते हैं, कहते हैं कि मेरे जैसे टैलेंट का बाहर लड़ना वेस्ट है, मुझे बस बायोजेनेटिक रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन बिना फील्ड में जाकर एंशिएंट सिविलाइजेशंस का एनवायरनमेंट और हिस्ट्री देखे सब अधूरा है। जंग यी की आंखों में हल्की चमक आई। अगर ये सच बोल रहा है तो इसकी एबिलिटी शायद कॉम्बैट टाइप नहीं बल्कि टेक टाइप है, जैसे कैरन या कैरन, क्योंकि अगर ये टॉप लेवल फाइटर होता तो कोलंबिया इसे लैब में नहीं बैठाए रखता। वो मुस्कुराया। आप दोनों दूर से आए हैं तो ब्लिजर्ड सिटी में रहिए, आगे कई सवाल होंगे और अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपसे हेल्प लूंगा। हालांकि वो अभी वॉर प्लान रिवील नहीं करेगा, लेकिन ऐसे दो फाइटर्स को छोड़ना भी बेकार है, एक बिशप लेवल डॉग और एक मिस्टीरियस जीनियस साइंटिस्ट। जहां तक ये डर कि वो उसे बिट्रे करेंगे, हे जंग यी की मौजूदा ताकत में अपने एरिया में ब्लैक बिशप से नीचे के किसी को भी मिनटों में काबू कर सकता है। ब्रायन ने हाथ फैलाकर कहा, बाय द वे, वो वाली बात जो हमने तय की थी उसका क्या हुआ? जांग यी ने हंसकर कहा, मैं अपने दोस्त चू चुनले को भेज दूंगा, वो इस मैटर का एक्सपर्ट है। ब्रायन ने चेस्ट पकड़कर कहा, ओह गॉड, थैंक यू सो मच। दा विंची ने डिस्गस्टेड फेस बनाया, फिर बोला, इस बार आने का एक और रीजन है। तुम कुछ समय पहले अफ्रीका के डेविल्स आई गए थे और ड्रक लोग के सीलिंग प्लेस में भी। जांग यी की आंखों में हल्की चेंज आई। तुम्हें ड्रक लोग के बारे में भी पता है? दा विंची हंसा, मजाक कर रहे हो? हम कोलंबिया वाले अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से तुमसे बहुत पहले मिले हैं, वरना तुम क्या सोचते हो पिछली सदी में हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई? जांग यी के दिमाग में बात साफ हो गई। लोग कहते थे कि कोलंबिया सिर्फ 300 साल पहले बना देश कैसे वर्ल्ड नंबर 1 बन गया। शायद एलियन टेक मिली हो। अब लग रहा है एलियंस नहीं बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से पहले से कनेक्शन था।